फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त, और आज मैं आप लोगों के लिए एमएलटी ट्रेड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का एक और सीरीज। इस सीरीज में आप जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हो, ये सारे क्वेश्चन मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, वो लैब टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हो या लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम हो, आप यदि एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो लैब या आपके लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हो, तो इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन है आपको अराइज होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे। Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, किस मेथड के द्वारा? आपके ऑप्शन है एबीओ टाइपिंग, आरएच एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, थर्ड ऑप्शन इज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ जो है वो ऐसा एंटीबॉडीज़ है जो कि इंड्यूस्ड होता है एक्सटर्नल एंटीजेंस की वजह से, ठीक है। और यदि हम लोग एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे र्यूमेटिक फीवर, तो र्यूमेटिक फीवर जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जो एंटीबॉडीज़ जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई सेल्स वाल्स के अगेंस्ट तैयार होता है, और ये ह्यूमन हार्ट टिश्यू उसके साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉन एज। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को और हम किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, सेकेंड ऑप्शन इज प्री हेपेटिक बिलिरुबिन, थर्ड ऑप्शन इज टोटल बिलिरुबिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज बिलिवर्डिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्री हेपेटिक बिलिरुबिन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन जब होता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है। और इसको टेकन किया जाता है लीवर के द्वारा, और लीवर क्या करता है, जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उसको डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें से अब एक बिलिवर्डिन जो है, तो बिलिवर्डिन के बारे में बता देता हूँ। तो बिलिवर्डिन जो है एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि बाइल में पाया जाता है, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट के तौर पे ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है, जो हेमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है उसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज ग्रेटली एलिवेटेड इन। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो ग्रेटली एलिवेटेड होता है किस कंडीशन में? यहाँ पे कुछ डिजीज कंडीशन दिए हुए हैं, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में जो है ये एलिवेटेड हो जाता है। इसका जो नंबर्स होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। तो यदि हम लोग बात कर लेते हैं अब यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है एक एंजाइम्स है जिसको ALP भी हम लोग बोलते हैं। ये मेनली हमारे बोल सकते हैं कि लीवर में पाया जाता है, और एक तरह से ये मतलब सूचक की तरह वर्क करता है। यदि हमारा जो लीवर कभी एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है तो ये इसका जो नॉर्मल काउंट्स होता है वो एलिवेटेड होगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल से एलिवेटेड हो जाएगा। और यदि हम लोग बात करें कि ये हेल्प किस चीज़ में करता है, तो इसका जो काम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये डिफरेंट फॉर्म में हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है, और इसका मेन फंक्शन और भी है, जैसे कि बॉन के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। लीवर के फंक्शन में तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि लोकेशन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो आपको बताना है लीवर में लोकेटेड होता है। यदि लीवर ऑप्शन ना हो तो उस कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम आप बता सकते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स ब्लड स्ट्रीम में भी मेनली पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 4. The ketone bodies include एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन एंड। तो कीटोन बॉडीज़ में आपको बताना है कि उसमें क्या क्या होगा उसके कंपोजिशन में। तो आपको ये 2 का नाम दिया गया है, एक और पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके ऑप्शन है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड द लास्ट सेकेंड ऑप्शन इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड द लास्ट ऑप्शन इज एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड ग्लूकोज लेवल आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। आपको बताना है वो हार्मोन्स के बारे में बताना है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। आपके ऑप्शन है ACTH, सेकेंड ऑप्शन इज इंसुलिन, थर्ड ऑप्शन इज थायरोक्सिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एल्ब्यूमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन आर इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्रैक्शन ऑफ। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं हेमोग्लोबिन, एमिनो एसिड, सीरम प्रोटीन, सीरम लिपोप्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरम प्रोटीन। यानी जो एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा और गामा ग्लोबुलिन जो है उसको जब हम लोग उसका इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्रैक्शन करते हैं तो किस में करते हैं, तो वो सीरम प्रोटीन। ठीक है, यानी सीरम प्रोटीन उसके लिए हम लोग लेते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेटिक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स could be used to study protein abnormality। तो आपको यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं, आपको बताना है उस मेथड में किस मेथड का इस्तेमाल प्रोटीन एबनॉर्मलिटी को स्टडी करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है आइसो एंजाइम, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड ऑप्शन इज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ पेनिसिलेमाइन ट्रीटेड सीरम एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्लड विस्कोसिटी स्टडीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल हम लोग एबनॉर्मलिटी जो हमारा प्रोटीन एबनॉर्मलिटी होता है उसको स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा थायरोक्सिन यानी T4 इज, यानी ये किस फॉर्म में होता है। तो आपके ऑप्शन है बाउंड टू ग्लोबुलिन, बाउंड टू एल्ब्यूमिन, थर्ड ऑप्शन इज फ्री एंड लास्ट ऑप्शन इज बाउंड टू कोलेस्ट्रॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्री। यानी मोस्टली जो प्लाज्मा थायरोक्सिन होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, यानी सोडियम जो है किस चीज़ के लिए मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको ये बताने हैं। आपके ऑप्शन है ब्लड कोगुलेशन, सेकेंड ऑप्शन इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ body fluids, third option is cardiac muscles contraction and the last option is salt intake। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बॉडी फ्लूइड्स का उसको मेंटेनेंस करने में सोडियम जो है उस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन यूजिंग अ बफर विद अ pH of 8.6 each of the serum protein in an electric field migrate towards। तो यहाँ आपको बताना है कि जब हम लोग बफर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसका pH है 8.6, तो वहाँ पे जो सीरम प्रोटीन होगा यानी प्रत्येक सीरम प्रोटीन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो माइग्रेट करेगा किस टुवार्ड्स, यानी किधर माइग्रेट्स करेगा, आपको ये बताने हैं। ऑप्शन है पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, थर्ड ऑप्शन इज आइदर पोल एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ पोल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पॉजिटिव पोल्स। यानी जो सीरम प्रोटीन्स होंगे वो किधर माइग्रेट करेंगे, तो टुवार्ड्स द पॉजिटिव पोल्स। द इन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज, आपको बताना है कि जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है उसका इन प्रोडक्ट क्या होगा। आपके ऑप्शन है यूरिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिक एसिड। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसके अंदर यदि हम इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो ये किससे बना है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का ये कंपाउंड बना होता है प्यूरिन।
और ऐसे मान ली हम जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में जो डीएनए और आरएनए होता है, उनका जो बेसिस जो डीएनए और आरएनए में मौजूद होता है वो प्यूरिन का ही होता है, ठीक है, प्यूरिन बेसिस। ऐसे हमने एडिनिन और ग्वानिन को आपको पता ही होगा, एडिनिन और ग्वानिन जो है ये दोनों प्यूरिन ही हैं, ठीक है, और ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कुछ फूड में भी पाया जाता है। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं प्यूरिन के बारे में, यदि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको बताना है कि हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द डिग्री दैट अ प्रोसीजर डेविएट्स फ्रॉम अ नॉन वैल्यू या फ्रॉम अ कैलकुलेटेड मीन वैल्यू इज नॉन एज। आपके ऑप्शन है कोएफिशिएंट वेरिएशन, सेकंड ऑप्शन इज क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज परसेंट डेविएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन मेथड is recommended by the International Committee for Clinical Laboratory Standards and the National Committee for Clinical Laboratory Standards। आपको बताना है कि जो नेशनल कमेटी ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स, इन दोनों के द्वारा जो है वो कौन सा मेथड है जिसको रिकमेंडेड किया गया है हेमोग्लोबिन के डिटर्मिनेशन के लिए। आपके ऑप्शन है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, सेकेंड ऑप्शन इज सेल्फ हेमोग्लोबिन एंड द थर्ड ऑप्शन इज मेटा हेमोग्लोबिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज शाइनमेट हेमोग्लोबिन मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाइनमेट हेमोग्लोबिन मेथड, ठीक है। तो शाइनमेट हेमोग्लोबिन मेथड जो है इसको रिकमेंडेड किया गया है इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा भी और जो नेशनल कमेटी है क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स का उसके द्वारा भी। ये एक बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तो 14 जो क्वेश्चन हमारा वो क्या बोल रहा है, व्हेन यूजिंग अ वाइट ब्लड सेल पिपेट्स फॉर परफॉर्मिंग अ WBC काउंट ब्लड इज डाइल्यूटेड। तो जब हम लोग वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग काउंटिंग कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग वाइट ब्लड सेल पिपेट लेते हैं तो उसमें डाइल्यूशन जो तैयार करते हैं, तो डाइल्यूशन का रेशियो आपको पूछा गया है। तो डाइल्यूशन का रेशियो कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 1:200, सेकेंड ऑप्शन इज 1:50, थर्ड ऑप्शन इज 1:20 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1:10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:20। आपको पता ही होगा कई बार इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि आखिरकार WBC काउंट के लिए हम लोग कौन से फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है टर्क्स फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यदि पूछा जाए कि उसमें टर्क्स फ्लूइड में मेन जो कंपोजिशन होगा किसका होगा, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड और जेंसियन वायलेट, ठीक है। यदि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको वो लाइज कर देगा, ठीक है। और जेंसियन वायलेट जो होता है वो क्या करता है, ये स्लाइटली स्टेन करता है, जो लिकोसाइट्स का न्यूक्लियाई होता है उसको स्टेन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, एन RBC exhibiting hypochromia would be designed as wing। तो डिस्क्राइब्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिजाइंड हो गया है मिस्टेकली, उसको आप सुधार लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये डिस्क्राइब्ड हो जाएगा, ठीक है, डिस्क्राइब्ड एज विंग। यानी जो हमारा RBC एग्जिबिटिंग हाइपोक्रोमिया होगा उसको हम लोग किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे। आपके ऑप्शन है वेरिएशन इन शेप, पैक्ड विथ हेमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन इज मार्केडली ब्लूइश इन कलर एंड द लास्ट ऑप्शन इज मार्केडली पेल इन सेंट्रल कलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्केडली पेल इन सेंट्रल कलर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब वो कंडीशन जो होगा जिसमें RBC एग्जिबिटिंग हाइपोक्रोमिया होगा तो उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको बताएंगे कि ये मार्केडली क्या होता है, सेंट्रल, जो मार्केडली पेल कलर होगा, पेल इन सेंट्रल कलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, when performing automated cell count, most automated cell counted instruments। आपको बताना है जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑटोमेटेड सेल काउंट्स
तो वहाँ पे मोस्टली जो ऑटोमेटेड सेल काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे काउंट करता है? तो आपके ऑप्शन है काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसी विथ इरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन इज काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसी विथ प्लेटलेट्स, थर्ड ऑप्शन इज काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसी विथ ल्यूकोसाइट एंड द लास्ट ऑप्शन इज डू नॉट काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसी सेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसीज विथ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, यानी वो जो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है उसको ल्यूकोसाइट के साथ काउंट किया जाता है, जो भी ऑटोमेटेड सेल काउंटर्स जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द मैच्योरेशंस ऑफ अ ब्लड सेल्स न्यूक्लियस क्रोमेटिन पैटर्न बिकम्स, यानी जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पैटर्न होता है वो क्या हो जाता है जब मैच्योर होता है ब्लड सेल्स, तब आपको ये बताने हैं। आपके ऑप्शन है फाइनर, मोर डेंस, थर्ड ऑप्शन इज लेस डेंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज मोर एसिडिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर डेंस। ठीक है, यानी जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन का जो पैटर्न होता है वो और भी ज़्यादा डेंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, an elevated leukocytes count with an increased number of neutrophilic granulocytes usually indicates, आपके ऑप्शन है यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस एंड द लास्ट ऑप्शन इज एलर्जिक रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। यानी न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा और भी कंडीशन में होता है जब एक्यूट स्ट्रेस होता है, उस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हो गए वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाएंगे, प्रेगनेंसी के केस में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। और यदि कभी कभी पूछा जाए कि वो डिक्रीज कब होंगे, तो जब एनीमिक कंडीशन होता है, जब कीमोथेरेपी होता है या रेडिएशन एक्सपोजर होगा, तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रोफिल काउंट्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू या न्यू मिथिलिन ब्लू आर स्टेन्स यूज फॉर काउंटिंग, यानी जो ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू होता है या क्रिसाइल ब्लू होगा या न्यू मिथिलिन ब्लू होता है, उसको उस स्टेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं काउंट करने के लिए। किसको काउंट करने के लिए करते हैं? आपके ऑप्शन है प्लेटलेट्स, रेटिकुलोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन इज मलेरिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज हाउवेल्स जॉली बॉडीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, जो रेटिकुलोसाइट्स होता है उसको हम लोग स्टेन करता है और उसको काउंट करने के लिए, रेटिकुलोसाइट्स काउंट करने के लिए हम लोग ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू या न्यू मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड पेशेंट्स विद द पोस्ट सेरेब्रल हेमोरेज अपेयर्स, यानी आपको पूछा जा रहा है कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो पेशेंट्स होता है वो पोस्ट सेरेब्रल हेमरेज के साथ जो अपेयर्स होता है वो कैसा अपेयर्स होता है। ठीक है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है क्लियर, ब्राइट रेड, लाइट येलो या स्ट्रोक कलर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइट येलो या स्ट्रो कलर। ठीक है, यानी इस कंडीशन में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कैसा दिखता है, तो लाइट येलो या तो स्ट्रो कलर दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टेंस बिटवीन द रूल्ड सरफेस या कवर स्लिप ऑफ द हेमोसाइटोमीटर इज, यानी आपको बताने हैं कि जो डिस्टेंस होता है रूल्ड सरफेस और कवर स्लिप के बीच जो होगा हेमोसाइटोमीटर में वो कितना होता है। आपके ऑप्शन है 0.1 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 1.0 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 0.1 mm एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1.0 mm। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.1 mm। ठीक है, यानी उसके बीच में कवर स्लिप और जो रूल्ड सरफेस होता है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो 0.1 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हैंसल स्टेन्स इज अप्रोप्रिएट फॉर, जो हैंसल स्टेन होता है वो अप्रोप्रिएट होता है, वो किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे सर्कुलेटिंग स्नोफेल्स, सेकेंड ऑप्शन इज
phagocytic neutrophils. Third option is nasal secretion for eosinophils. एंड द लास्ट ऑप्शन इज ल्यूकोसाइड्स इन स्पाइनल फ्लूइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेजल सेक्रेशन फॉर स्नोफिल्स। जो स्नोफिल्स नेजल सेक्रेशन होता है स्नोफिल्स के लिए, तो उसके लिए हेजन्स स्ट्रेन जो होता है वो अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फिब्रिनोजन डिटर्मिनेशन आर परफॉर्म्ड ऑन। जो फिब्रिनोजन डिटर्मिनेशन होता है वो परफॉर्म किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शन है सीरम ओनली, प्लाज्मा ओनली, थर्ड ऑप्शन इज आइदर सीरम या प्लाज्मा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एनी बॉडी फ्लूइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा ओनली। यानी फिब्रिनोजन डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? तो प्लाज्मा चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द क्वांटिटी ऑफ इनएक्टिवेटेड सीरम यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव VDRL टेस्ट इज। तो क्वालिटेटिव VDRL टेस्ट यदि हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए इनएक्टिवेटेड सीरम की? आपके ऑप्शन है यहाँ पर 0.02 ml, सेकेंड ऑप्शन इज 0.05 ml, थर्ड ऑप्शन इज 0.10 ml, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 0.15 ml। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.05 ml। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, द RA latex टेस्ट इज यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर। RA latex टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसकी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? आपके ऑप्शन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेकेंड ऑप्शन इज थायरॉइडाइटिस, थर्ड ऑप्शन इज वल्वोवेजाइटिस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है RA है, RA लेटेक्स है, तो आराम से आपको समझ जाना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट है ये। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर से हम अगले वीडियोस में आपके लिए बहुत अच्छे MCQ क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट, इसके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वो मैं अगले सीरीज़ में आपके लिए अगले नेक्स्ट वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।